हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों को होने वाला है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, जैसा कि आप लोग सबको मालूम है, और अच्छे नंबर आप लाना चाहते हैं। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आप लोगों का 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और 20 नंबर में आप लोगों को आज की वीडियो में पूरा फ्री में दिलाने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, पूरे बुक का है, तो समझ लो कि पूरे के पूरे 20 नंबर ये आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है 20 नंबर लाने में, ठीक है। और जल्द ही वीडियो अपलोड होगी 50 नंबर के लिखित प्रश्न के। ये तो बहुविकल्पीय है, लिखित प्रश्न के जल्द ही मैं अपलोड करने वाला हूं। पहले मैं आप लोगों को 50 नंबर के एमसीक्यू करवा देता हूं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस करा दूंगा तो 20 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। आप लोगों को आंसर साथ ही साथ देना है, लास्ट में स्कोर भी बताना है कि 50 में से आपने कितना सही किया है, विज्ञान की तैयारी कैसे कर रहे हैं, अनुभव आपको लग जाएगा इस 50 क्वेश्चन में, ठीक है। चलो देखते हैं पहला प्रश्न, इसको हटाते हैं। देखो पहला प्रश्न यहां से पढ़ता हूं, आप लोग बताओ। देखिए लिखा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऊपर आप रिएक्शन देख रहे हो, पूछा है कि जो रिएक्शन आपको हुआ है वो किस प्रकार का रिएक्शन है। संयोजन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, कि वियोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा अभिक्रिया है। और उसने किया क्या है यहाँ पे कि देखिए फेरस ऑक्साइड के एल्युमिनियम के साथ यहाँ पे अभिक्रिया कराया है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पे आयरन बन रहा है। तो बताइए, आपको सोचना है, समझना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। मैं बता देता हूं, ठीक है। और आप लोग सोचिए क्यों हुआ है। तो जैसा सबको मालूम है कि देखिए भैया यहाँ पे लोहा जो है, तो लोहा यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, और यहाँ पे एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो है लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है। तो एल्युमिनियम ने क्या किया कि लोहा को विस्थापित कर दिया, विस्थापित मतलब अलग कर दिया, और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। तो देखो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको विस्थापित कर दिया, तो भाई विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये सब लोग पढ़े हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताओ क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम लिखिए। कह रहा है कि कोई ऐसा तत्व बताओ जो कि भूरा रंग का है। वह तत्व यक्स है, उसी का नाम बताना है। जैसे उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह काला हो जाता है। इस तत्व का क्या नाम है। कापर, जिंक, सल्फर, इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। देखो सबको मालूम है कि भाई कापर ही राइट आंसर होगा, क्योंकि कापर एक भूरा रंग का पदार्थ होता है। जैसे इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे, वायु में रख दोगे, ठीक है, खुले में, और जैसे ही गर्म होगा तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो कौन सा चमकदार तत्व है भाई, तो कापर है। चलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, चलो आगे बताओ हमें कि एक विलियन, कोई विलियन है, वह नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो सबसे पहले आप देखो कि जो नीले लिटमस को लाल करता है वो अम्ल होता है कि क्षार होता है, पहले बताओ। तो मैंने एक ट्रिक आप लोगों को आगे ही समझाया था, अनिल नाम से। क्या समझाया था, अनिल। तो अनिल में यह होता है कि अ मतलब अम्ल, नी मतलब नीला, आला मतलब लाल, मतलब अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है। और वही चीज है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, मतलब कि अम्ल है। क्या है, अम्लीय है। तो भाई अम्लीय है, तो अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक कि 7 से कम होता है। चलो बताओ क्या होगा राइट आंसर। इतना हिंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काफी है, ठीक है। तो देखिए अम्लीय है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 होगा। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 7 नंबर आता है, देखो पीएच मान 1 से लेके 14 तक होता है। तो 7 तो आपका उदासीन हो जाता है, और 7 से जितना कम होगा वो आपका अम्लीय होगा, 7 से जितना अधिक होगा वह क्षारीय होगा। तो हालांकि ये अम्लीय है तो 7 से कम ही होगा। तो यह 7 है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो उदासीन है। ये 7 से अधिक है तो ये तो आपका क्षारीय हो गया। ये भी 7 से अधिक है तो ये भी क्षारीय हो गया। तो बचा तो ये कही ऑप्शन ना 6, यही ना अम्लीय होगा। तो इस प्रकार हम लोग आंसर चेक करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, बताना है कि इसमें से दुर्बल अम्ल कौन है। ठीक है, दुर्बल एक होता है प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल मतलब बहुत कमजोर अम्ल, ठीक है। अब प्रबल मतलब शक्तिशाली अम्ल। तो दुर्बल अम्ल बताओ कि सबसे कमजोर अम्ल कौन सा है इसमें। HCl है कि HCN है कि HNO3 है कि H2SO4 है। इनमें से बताना है कि दुर्बल अम्ल कौन है, कौन सा कमजोर अम्ल है, आप लोगों को बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर होगा HCN। क्या हो जाएगा, HCN हो जाएगा। एकदम रटा हुआ होना चाहिए सारे क्वेश्चंस, आप लोगों को बता दूं तो ठीक है। अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो पूरा रटा होना चाहिए क्वेश्चंस आप लोगों को। अगला प्रश्न की अगर बात करें, अगला है कि जो शुद्ध जल का पीएच मूल्य है, कह रहा है कि शुद्ध जल जो है उसका पीएच मान कितना होता है। 0 होता है कि 1 होता है कि 7 होता है कि 14, बताओ। तो देखो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ना, पहली बात कि शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, तो उदासीन का पीएच मान तो भाई 7 ही न होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। कह रहा है कि कोई एल्युमिनियम की परत पर अगर ऑक्सीजन परत चढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं। एनोडिंग कहते हैं कि कैटिनेशन कहते हैं, बेसब्रीकरण कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं, बताओ। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत चढ़ना एनोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एनोडिंग कहलाता है। याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। अगर इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, लाजवाब क्वेश्चन है कि जो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, CaPO3 होल ट्वाइस, ठीक है, कि CaPO4, कि CA3PO4 होल ट्वाइस, कि CaP2O4, बताओ। कैल्शियम फास्फेट हमसे पूछा है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है। तो देखो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी, CA3PO4 होल ट्वाइस होता है। ठीक है, चलो आगे अगर हम बढ़े और आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8वां, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा कि एल्युमिनियम कार्बाइड, ठीक है, देखो बोला है एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। कह रहा है कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा का हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। एथेन की मेथेन, एसिटिलीन की एथिलीन, बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क में लगा देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो देखो एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। तो भाई मेथेन उत्पन्न होता है। क्या होता है, मेथेन उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि एथिल एल्कोहल, देखिए क्या पूछा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम पूछा है। एथिल एल्कोहल का क्या होता है, मेथेन, एथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। बहुत बार पढ़ा चुका हूं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, तो एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल होता है। चलो आगे बढ़ चलते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न है कि एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है। कह रहा है कोई एक तत्व है जो M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है, इसमें जो क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। MCl2, MCl3, MCl की M2Cl, बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खास प्रश्न है। पहली बात तो पूछा है कि एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र अगर यह है तो इसमें क्लोराइड का सूत्र होगा भाई, सिंपल MCl2 होगा, क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अरे मैग्नीशियम कह रहा हूं, MCl2 होगा, क्लोराइड खाली पूछा ना कि इनमें से क्लोराइड कौन होगा। अगर यम के कार्बोनेट का सूत्र अगर यह है तो हमने यम लगा दिया, क्लोराइड के लिए हमने Cl2 लगा दिया। ठीक है, MCl2 कितना सिंपल है। चलो 10वां देखते हैं, 10वां ये था। 11 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बताना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में किसका आकार बड़ा है, लिथियम का, सोडियम का, कि पोटेशियम का, रुबिडियम का, बताइए। इसमें से बताना है कि किसका आकार बड़ा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खास प्रश्न है, ग्रामा बताइए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा है, तो रुबिडियम का बड़ा है भाई, सिंपल क्लिक। जो चीज मालूम है तुरंत आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, फिर है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। भाई जो क्लोरोफिल होता है वो क्या अवशोषित करता है, जल अवशोषित करता है, खनिज लवण
कि प्रकाश ऊर्जा की ऑक्सीजन। तो भाई सबको मालूम है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है भाई, पत्तियों में। अब पत्तियों में पाया जाता है, भोजन बनाता है पत्तियों ही, तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है प्रकाश की ऊर्जा को, सूर्य की प्रकाश को ऊर्जा को अवशोषित करता है क्लोरोफिल, जब भोजन बनता है, पौधा भोजन बनाता है तो। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। अगला है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, ये तो क्वेश्चन आपको रटे होना चाहिए कि जो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20, 24, 28, 32, तो बिना पूछे ही आपको इसका आंसर बताना चाहिए कि भैया 20 होता है मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कह रहा है कि मानव में भ्रूण, अब हमको प्रश्न पूछा है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, कहां से मिलता है भाई, अंडाशय से, प्लेसेंटा से, कि आप बताइए वृक्क से, कि यहाँ पे फैलोपियन से, फैलोपियन ट्यूब से, बताइए भाई कि मानव में भ्रूण का पोषण जो है वो मिलता है, तो भाई कहां से मिलता है, तो प्लेसेंटा से मिलता है। कहां से, प्लेसेंटा से मिलता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, कह रहा है कि पुष्प के नर भाग को कहते हैं। कह रहा है कि पुष्प जो है, तो पुष्प के जो नर भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं बताइए, पुमंग, जायंग, बीजांड की अंडाशय, बताइए। प्रश्न नंबर 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पुष्प के नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो पुमंग कहते हैं। थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, अगर इसका आंसर आ रहा है तो जरूर से आप कमेंट करके बताइए हमें कि मेंडल ने अपना जो प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया। ये प्रश्न नॉर्मल है, इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए आप लोगों को कि पपीता, आलू, मटर, अंगूर। सबको मालूम है कि मेंडल ने मटर पौधे पर प्रयोग अपना किया था। ठीक है, आनुवंशिकता वाला, तो मटर ही जो ना है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17। देखिए देखा जाए प्रश्न नंबर 17, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कह रहा है कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। कह रहा है कि जो जैव विकास का सिद्धांत है उसको किस वैज्ञानिक ने दिया था। चार्ल्स डार्विन का यह सिद्धांत है, कि ग्रेगर मेंडल का, कि जगदीश चंद्र बोस का, कि हरगोविंद खुराना का। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जैव विकास का जो सिद्धांत दिए थे वो दिए थे चार्ल्स डार्विन। कौन दिए थे, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आनुवंशिकता आ जाता तो ग्रेगर जर्मेंडल। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था जैव विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 18। कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि अगर अवतल दर्पण की बात करें, अगर प्रतिबिंब कहां बनेगा, अगर वस्तु को हमने फोकस पे रख दिया है तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, अनंत पर बनेगा, कि ध्रुव पर बनेगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जब वस्तु को हम लोग आप फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्योंकि सबको मालूम है कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और जब फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कितना सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 19 देखो क्या है राइट आंसर इसका। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी है। तो भाई गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे आर बराबर दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी तो यफ बराबर पूछा है, तो यफ बराबर क्या होता है, r/2। तो आर का आधा कर दो, आर आपका 30 है तो उसका आधा 15 हो जाएगा, और 15 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। कितना छोटा सिंपल सवाल था, पॉपुलर प्रश्न है, दे देता है इसको। आगे बात करें तो इसका आंसर तो भाई छोटा बच्चा भी दे देगा, क्योंकि ये रटा होना चाहिए आप लोगों को कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना, 3 गुणे 10 पे पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, की 3 गुणे 10 पे पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो भाई निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चलो अगर आगे हम बात कर लेते हैं तो नीचे ही आपको लिखा हुआ है 21 प्रश्न, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना आप लोगों को है कि सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। अगर आपका आंख स्वस्थ है तो उसके लिए दूर बिंदु होगा, मतलब आपकी आंखें अगर स्वस्थ है तो कितना दूरी तक आप देख सकते हैं ये बताइए। 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत पर। तो भाई अगर हमारी आंखें स्वच्छ है तो हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं ना। जैसे हम चंद्रमा को देख लेते हैं और हम सूर्य को देख लेते हैं, तो सूर्य यहाँ से अनंत दूरी पे है ना।
चंद्रमा भी यहाँ से अनंत दूरी पे है ना, तो अगर आपकी आंखें स्वस्थ है तो आप अनंत दूरी पे देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। यह है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि अगर आप मनुष्य की आंख में दृष्टि दोष है तो उसमें लेंस प्रयोग किया जाता है, दर्पण प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पहली बात कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये तो आंसर कभी जिंदगी में नहीं होगा। कभी होगा तो लेंस ही होगा, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष रहता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यह है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है। करा कि जो विद्युत धारा होता है तो धारा को किस में नापते हैं, वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से कि ऊर्जा मीटर से। बताइए 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो विद्युत धारा बहता है उसका मापन हम अमीटर से करते हैं। किससे, अमीटर से करते हैं, ठीक है। अब वोल्ट मीटर से तो वोल्टेज नापते हैं उसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार बताओ कि विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। तो भाई सबको सिंपल, जो ओम ने नियम दिया था तो उन्होंने जो ग्राफ बनाया था विभवांतर और धारा के बीच, वह एक सरल रेखा था कि वृत्त था कि अर्धवृत्त था कि लगातार दिशा बदलती रेखा था, नहीं, तो वो सरल रेखा था। उन्होंने जो ग्राफ इस तरह बनाया था तो वो एकदम बिल्कुल सरल रेखा जा रही थी, ठीक है। थोड़ा सा कभी कंफ्यूज इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को, आपने चैप्टर अच्छे से कवर किया है, पूरा का पूरा आंसर दे दोगे। चलो बताओ, कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, ठीक है। अभी हमने देखा है वही प्रश्न दोबारा से आ गया। हमने कहा है अभी कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से, और फिर वही क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर की मोटर। बताइए, तो वहां पे तो मापन था कि विद्युत धारा को कौन किससे नापते हैं, और यह प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है। भाई उत्पन्न कौन करता है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए जनित्र जो है वो उत्पन्न करती है विद्युत धारा को, जनित्र उत्पन्न करती है, और उसको मापा किससे जाता है तो अमीटर से, ठीक है। तो दोनों प्रश्न क्लियर होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आगे अगर बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न है कि डायनमो, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि जो डायनमो होता है वो उत्पन्न करता है आवेश, उत्पन्न करता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो देखो डायनमो जो होता है ना उत्पन्न करता है आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, ठीक है। चलो 27 की तरफ बढ़ते हैं। देख लो 27 का राइट आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। देखो बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि भाई सबको भी मालूम है कि जल को अगर धूप में रख दोगे तो वो भी तो गर्म ही हो जाएगी ना। तो वही पूछा है कि जल को गर्म प्राप्त करने के लिए हम जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन कि पवन वायु वाले दिन। बताओ 27 का राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो भाई राइट बात है कि बादलों वाले दिन, बादलों वाले दिन धूप होगा नहीं तो भाई गर्म कैसे होगा, सिंपल बात है भाई। बादल जब गिर जाता है तो तापमान बहुत कम हो जाता है ना, टेम्परेचर उसका। तो राइट आंसर है भाई। धूप वाले दिन तो और गर्म हो जाएगा, गर्म वाले दिन तो ऑलरेडी गर्म हो जाएगा। पवन वायु वाले दिन तो हवा से कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश तो उतना ही आने वाला है ना, थोड़ा सा कम पड़ेगा। लेकिन बादलों के वाले दिन थोड़ा बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, तो इस दिन हम लोग जल तापन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 28 बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सबको मालूम भाई कौन सा ऐसा परत है कि पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है। भाई क्लोरीन परत की, ओजोन परत की, ऑक्सीजन परत की, हाइड्रोजन परत। बताइए 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई ओजोन परत है जो परावैंगनी किरणों को रोकती है धरती पे आने के लिए, पृथ्वी पर आने के लिए, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं 29। बताओ राइट आंसर क्या होगा 29 का। कह रहा है कि गंगा सफाई योजना
कब प्रारंभ हुई थी, बताना आप लोगों को कि गंगा सफाई जो योजना है वो कब प्रारंभ हुई थी। 1985 में, 1955 में, 2005 में, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। 29 का प्यारा प्रश्न है ना, बताइए 29 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी ये आप लोगों को बताना है भाई। 1985 में प्रारंभ हुई थी गंगा सफाई योजना, गंगा को साफ करने का योजना चला था 1985 में। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। तीसवा देखो क्या है राइट आंसर इसका। क्या है कि यदि एक विद्युत बल्ब, बोला हमसे कि यदि एक विद्युत बल्ब पर, तो अगर एक विद्युत बल्ब पर अगर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी कितना होगी। 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 12 एम्पियर, 360 एम्पियर। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो प्रवाहित धारा होगी वो होगी 0.5 एम्पियर। क्या होगी, 0.5 एम्पियर होगी अगर किसी विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा हुआ है तो। चलो आगे देख लेते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो आप ही बताओ कि जो प्रकाश का वेग होगा किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। तो भाई जिसमें कण कम पाए जाएंगे, वायु, जल, कांच, निर्वात। तो बताइए में कण किसमें कम पाए जाएंगे। तो भाई निर्वात में, निर्वात में बिल्कुल खाली होता, कोई रुकावट नहीं होगी उसमें, प्रकाश की गति तेज होती है उसमें। कहाँ पे, निर्वात में। और निर्वात में ही प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अभी हमने देखा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 32 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न 32 देखिए। कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। कह रहा है कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बताइए तो। पेप्सिन, एमिलेज की ट्रिप्सिन की लाइपेज। बहुत ज्यादा प्यारा प्रश्न है और आंसर तो मालूम होना ही चाहिए इसका। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो भाई एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। याद होना चाहिए, सिंपल भी प्रश्न है, आप लोगों को पढ़ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है। पहली बात कि इसमें से कौन सा तत्व ऐसा है कि जो विद्युत अधिक धनी है, मतलब कि इसमें से विद्युत धारा बहुत जल्द ही प्रवाहित हो, बहुत तेज प्रवाहित हो। बताइए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, फुरान। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। तो भाई क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत क्या है, धनी है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको थोड़ा अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। बताना है कि प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया कौन देता है। सोडियम क्लोराइड विलयन कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एल्युमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन सिल्वर धातु, कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन कॉपर धातु। बताना कि प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया कौन देता है। ठीक है, 34 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होगा सिल्वर नाइट्रेट विलियम कॉपर धातु, ये हो जाएगा राइट आंसर। ये आप लोगों का प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और कॉपर धातु का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सिल्वर नाइट्रेट विलियन एवं कॉपर धातु। यह क्या है, प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। ठीक है, कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। 34 बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, मार्क कर देता हूं मैं इसको, एक बार अच्छे से और देख लेना। आगे बात करेंगे 35। बताओ, कह रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, कह रहा है कि जो एसिटिक अम्ल है एक दुर्बल अम्ल है, मतलब कमजोर अम्ल है एसिटिक अम्ल, क्योंकि ऐसा क्यों है भाई, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसके आयतन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। किन कारणों से जो एसिटिक अम्ल होता है एक दुर्बल अम्ल होता है, यह पूछा है क्वेश्चन में। तो भाई ये क्या होता है कि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, क्योंकि आयरन ही डिनोट करते हैं कि भाई दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल है। अगर ज्यादा आयन होंगे तो अधिक शक्तिशाली होगा, मतलब प्रबल अम्ल होगा। आयन कम होंगे तो कमजोर होगा, दुर्बल होगा। तो भाई आयन पे ही डिपेंड करता है, तो इसमें आयन की मात्रा कम होती है, इसलिए भाई वो दुर्बल अम्ल है। चलो 35 तो हो गया, 36 की तरफ बढ़ते हैं। देखो 36 क्या है, 36 है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, बताइए श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सा प्रयुक्त होता है। एजीसीएल, पीबीएनओ3, होल्ट वाइस,
FeSO4 कि CaCO3? बताइए। कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, बताना आप लोगों को है। बहुत प्यारा प्रश्न है, सबका आंसर मैं इसको चाहता हूँ कि सभी लोग आंसर दें, क्योंकि सिंपल है भाई। तो देखिए AgCl प्रयोग होता है भाई, मैं बता देता हूँ। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl। चलो 37 क्या है? कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या, बहुत प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, बताओ कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42, 44, 46 की 48? बताओ 37 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है। तो भाई मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितने? 2 जोड़ी पाई जाती है, एक जोड़ी में 23 होती है, तो 2 जोड़ी में 46 होगी। सिंपल है, तो एकदम आंसर आना चाहिए आप लोगों को इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 38, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना इसका। कह रहा है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु की प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, फोकस पर बनेगा, कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा? बहुत सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। तो भाई देखो, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल दर्पण के सामने अगर हम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो 20 सेंटीमीटर दूरी को मतलब कि हमने वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र पे, और जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C पर ही बनता है। सब लोग जानते हैं कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पे आपने रख दिया, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, बराबर साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो भाई दर्पण के वक्रता केंद्र पे ही तो बनेगा, सिंपल। चलो आगे बात कर लेते हैं। देखो 39 कह रहा है कि वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? अगर हम वायु के सापेक्ष देखें, तो किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? जल का, हीरा का, कांच का, तारपीन का, तेल? वायु के सापेक्ष अगर वायु से तुलना किया जाए, तो किसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यह पूछा है। तो भाई सबसे ज्यादा अपवर्तनांक तो भाई हीरा का ही होता है, तो यही ना ऑप्शन होगा। वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? हीरा का। इन सबसे हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तारपीन के तेल, कांच, जल, वायु, सबसे ज्यादा हीरा का ही क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देखते हैं। कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? बताओ सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अगर हम प्रयोग करेंगे? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो भाई सौर कुकर के लिए किसका? अवतल, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। भाई हमने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में इस चैप्टर में, कि सौर कुकर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 41 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 41 बहुत प्यारा प्रश्न है, क्या है? कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए बहुत प्यारा प्रश्न है। अगर समतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, या समतल दर्पण, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी शून्य होती है कि अनंत होती है, कि 25 सेंटीमीटर की -25 सेंटीमीटर? बताइए क्या होगा राइट आंसर 41 का? बताइए क्या होगा? तो भाई समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितना सिंपल प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। चलो 42 कह रहा है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है। पुष्प में कितने भाग होते हैं बताना है। 3, 4, 5 की 6? बताओ क्या होगा राइट आंसर, कि पुष्प में कितने भाग होता है? और आंसर सबका आना चाहिए, बता देता हूं। तो देखिए पुष्प में टोटल कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं पुष्प में। कितने? 4 भाग होते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। 43 क्या है? कह रहा है कि गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? गर्मी के दिन में देखेंगे तो जो पौधे होते हैं ना, दोपहर के समय देखेंगे पूरा मुरझा जाते हैं। वो किन के कारण मुरझाते हैं? वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण, प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण? बताइए बहुत प्यारा लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचने पर मजबूर करेगा आपको। तो सोचने में मजबूर क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की कमी तो कभी जिंदगी में नहीं होगी। जब धूप होता है तो प्रकाश संश्लेषण और ज्यादा ना होगा, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के अधिकतम के कारण भी नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के कारण भोजन बहुत उसका बनता है, ठीक है। तो भाई किसके कमी बच गया? वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। तो देखिए गर्मियों के दिन में अगर अधिक टेम्परेचर हो तो वाष्पोत्सर्जन होगा, और ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है तो पौधे मुरझा जाते हैं। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लेना, कि वाष्पोत्सर्जन अगर अधिकता होगी तो पौधे क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा।
चलो आगे बात कर लेते हैं 44 क्या है। कह रहा है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। बताइए कि मनुष्य में अगर हम लार ग्रंथि देखें तो लार ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी की 5 जोड़ी। बताइए राइट आंसर क्या होगा 44 का। बहुत प्यारा प्रश्न है। बताइए मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 44। बताइए क्या होती है। तो लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। क्या होती है 3 जोड़ी होती है। ठीक है चलो आगे बात कर लेते हैं 45। कह रहा है कि चर्मदाह, क्या बोला है कि चर्मदाह या जिसे पेलाग्रा भी कहते हैं। ठीक है पेलाग्रा भी कहते हैं चाहे चर्मदाह कहिए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B12। बताइए क्या होगा राइट आंसर 45 का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B5। विटामिन B5 आपके शरीर में अगर कमी हो रही है तो चर्म वाले रोग होंगे, स्किन रोग होगा, जिसे पेलाग्रा के नाम से भी कहते हैं। ठीक है तो ये 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, हम 46 क्वेश्चन देखते हैं। बताओ 46 क्या होगा राइट आंसर। कि निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। बताना है कौन सा ऐसा दोनों जोड़ा है कि विटामिन में घुलनशील है। विटामिन ए तथा बी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन सी तथा के, विटामिन डी तथा बी। बताओ क्या होगा राइट आंसर। कौन सा ऐसा जोड़ा है कि जो जल में घुल जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ। एक होता है कीड़ा। क्या होता है कीड़ा। तो यह जो होता है ना यह जल में घुलता नहीं है। मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जल में नहीं घुलता है। तो भाई विटामिन डी आ गया इसमें तो जल में कभी घुलेगा नहीं। विटामिन सी आ गया, इसमें सी मिल रहा है, सी नहीं मिल रहा तो के तो मिल रहा है ना, ये भी नहीं घुलेगा। विटामिन ए आ गया ना, ये भी नहीं घुलेगा। बच गया विटामिन बी तथा सी, ये जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी ये जल में क्या होता है घुलनशील होता है। कितना सिंपल ट्रिक है। चलो आगे बढ़ो। अगला है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है। बहुत प्यारा प्रश्न है 47। ठीक है बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो देखो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता की बात करें तो ये रटा होना चाहिए। कितनी होती है 4 होती है। ठीक है चलो 48 की तरफ बढ़े। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी। बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। तो भाई वही धातु होगा जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, जो हाइड्रोजन से कमजोर होगा, जिसकी अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम होगी तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। तो किसकी अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है भाई। लोहा का, जिंक का, कापर का, मैग्नीशियम का। बताइए 48 का राइट आंसर क्या होगा। सिंपल आपको मालूम है कि कापर जो है भाई हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो भाई अभिक्रिया जब करेगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा कॉपर, क्योंकि कमजोर है, उससे उसकी अभिक्रियाशीलता ही कम है। चलो 49 देखो। 49 है कि क्षारीय विलयन का पीएच है। तो भाई हमने बताया कि 7 तो उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है। तो 7 तो होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं, 7 से कम तो होगा नहीं, तो 7 से अधिक ही तो होगा। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। बहुत प्यारा प्रश्न है। धावन सोडा का रासायनिक नाम है। कितना प्यारा प्रश्न आ गया। कपड़ा धोते हो धावन सोडा, ठीक है बताओ उसका नाम क्या होता है। सोडियम क्लोराइड कभी जिंदगी में नहीं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट के सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत प्यारा प्रश्न जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का होता है। खाने वाला सोडा को हम मीठा सोडा बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं। तो कपड़ा धोने का है सोडियम कार्बोनेट, खाने वाला का है सोडियम बाइकार्बोनेट, चाहे इसको मीठा सोडा भी कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो देखो हमने 50 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। अगर अच्छे से आपने इसको हमारे वीडियो को देखा है, आपने समझा है, तो ये जो 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना, ये कभी बच नहीं सकते आपसे, कभी जिंदगी में नहीं। पूरा का पूरा करके चले आओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।